नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील काश्तकारों की कड़ी में आज एक काश्तकार से मुलाकात करेंगे। किसान बहुत अच्छी खेती करता है, दूसरे किसान भाइयों को भी खेतीबाड़ी से संबंधित अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। वो किसान भाई समय समय पर उनसे पूछते रहते हैं। और किसान है वो टेक्निकल खेती करता है, पूरी कृषि के अंदर स्नातक है, एबीएम किया हुआ है किसान का। और दूसरे किसानों को भी साथ में ग्रुप बना करके जोड़ रखा है उन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब से। तो किसान भाइयों, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। किसान से मिलते हैं, उनसे बात करेंगे। खेती के अंदर हम किस प्रकार नई नई तकनीक अपना करके और फसल चक्कर हम किस प्रकार ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी है जो दी जाएगी। मिलते हैं किसान से, किसान भाई से। किसान भाइयों, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार टेक्नोलॉजी को है वो अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। किसान भाई से नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार। किसान पाठशाला चैनल में आपका भव्य स्वागत करते हैं। ठीक है जी, आपका भी जी किसान पाठशाला चैनल का हमारे इस फर्म पे, नानक एग्रो कोल्ड स्टोर पे बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताएं, परिचय बताएं किसान भाइयों को। मेरा नाम परमात्मा सिंह, सन ऑफ सरदार शिवराज सिंह जी खोसा। मैं चक ज्वाला सिंह गांव हनुमानगढ़ जंक्शन का रहने वाला हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जी। नाम ही परमात्मा सिंह, क्योंकि परमात्मा है जो हर एक मोड़ पर हमारी मदद करता है। जब हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं, उनके आर्थिक जीवन में तब्दीली आ जाती है, तो भगवान अपने आप ही, परमात्मा जैसा कि नाम आप सुन रहे, परमात्मा अपने आप ही मदद करती है। और इसमें एक बात और है जी, आपने जब तब्दीली का नाम लिया तो हमारी जो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसका नाम भी तब्दीली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ही है। बहुत अच्छी बात है जी। चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं जी। बैठो जी। तो परमात्मा सिंह जी, थोड़ा सा आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है जी, मेरी जो स्कूलिंग है +2 2003 में हनुमानगढ़ से ही SGN खालसा पब्लिक स्कूल से हुई। उसके बाद में मैंने जेट क्लियर करके, जेट एक एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये क्लियर करने के बाद मैंने राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स में अपनी डिग्री पूरी करी। जी जी। उसके बाद मैंने ICR के एग्जाम के थ्रू MSc के एग्जाम के लिए अपीयर हुआ, जिसमें मेरा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट में चले गए। पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन उसी दरमियान मैंने एक ABM का एंट्रेंस एग्जाम और दे रखा था। जी जी जी। तो फिर मैंने MSc ड्रॉप करके ABM में दिल्ली, वहां पर IABM दिल्ली, वहां चला गया। और वहां से मैंने अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरा जो डिग्री थी वो मैंने वहां से ली। जी जी। और वहीं से मेरा कैंपस क्रिस्टल फॉस्फेट कंपनी में एज ए रीजनल मैनेजर इन बिजनेस डेवलपमेंट महाराष्ट्र स्टेट, जिसमें मेरा नासिक हेडक्वार्टर था, मेरा वहां पर सिलेक्शन हो गया। और मैंने वहां पर अपना जो भी कार्य क्षेत्र था वो वहां पर मैंने अपना संभाला। RM की पोस्ट पर। RM की पोस्ट पर वो मैंने 8 महीने की जॉब करी। वो जॉब करने के बाद फिर मैं वापस अपने ये आपकी बहुत अच्छी जॉब थी, तो जॉब छोड़ करके फिर आपके ये बिजनेस में आने का या खेती में आने का क्या पर्पस था? देखो जी, मेरा उस टाइम तक तो जो मुझे लग रहा था वो ये लग रहा था कि जो पिताजी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो मुझे नौकरी से हटाकर बहुत ही बड़ा गलत काम कर रहे हैं। जी जी। तो मैं इरिटेट भी हुआ, कई बार उनसे मैंने इस बात की जिरह भी करी कि आप क्यों मेरी नौकरी छुड़वा रहे हो। और भी मेरे पास बहुत सारे बेटर ऑप्शन थे जॉब के लिए, लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि हमारे पिताजी की दूरदर्शिता इतनी स्ट्रिक्ट थी। वो बोले कि नहीं, आपने जॉब नहीं करनी, आप अपना खुद का कोई भी बिजनेस करो। हाँ, मतलब उनकी दूरदर्शिता इस प्रकार की थी, जॉब आप अकेले करते थे, लेकिन उनकी मानसिकता ये थी आप जॉब देने वाले बनो। बिल्कुल बिल्कुल जी यही थी। काफी लोगों को आपने रोजगार दे रखा है। हाँ बिल्कुल जी, बस अब जो भी अपने कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वो बिना टीम के चलता नहीं जी। नहीं, आपके जो मन में विचार आया, जैसे यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, हनुमानगढ़ वासियों को, हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं जी, कोल्ड स्टोरेज का आपके मन में कैसे विचार आया? कोल्ड स्टोरेज के विचार की अगर मैं आपको बात बताऊं तो पहले मैं तो आपको ये बता देता हूं कि हनुमानगढ़ में आलू होने कैसे लगा। सन 1992 और 1993 में हमारे पिताजी ने, सरदार शिवराज सिंह जी ने, सबसे पहले इस एरिया में पंजाब से बीज लाकर आलू की खेती शुरू करी, जो लगभग पहले साल आधा बीघा और उसके बाद में अगले साल 1 बीघा लगाया। तो आलू की खेती के बारे में जो नए बंदे उनको मैं थोड़ी सी ये बात बताना चाहूंगा कि आलू की जो फसल होती है उसी में से बीज छांटा जाता है, जिसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जो अगले साल बिजाई के लिए ग्रेडिंग करके। हाँ, जो अगले साल बिजाई के लिए काम आता है। जी जी।
लेकिन अपने आलू की खेती ना होने के कारण अपने हनुमानगढ़ में कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं था, जिसके लिए पिताजी या और दो दूसरे जमींदार आलू खेती करते थे। वो यहाँ से डब्बू वाली, बठिंडा, हबोर लगभग 100 किलोमीटर दूर बड़ी तक किसानों जाते को थे। दिक्कतें होती थी दूर जाने में। हाँ बिल्कुल, आप तो लोकल के आपने तो देखी है जी जी, जी किसी जी। का कोई एक्सीडेंट हो गया या 2-2 दिन वहां लग जाते थे। तो एक आलू की खेती ना बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए 2016 में हमने कोल्ड स्टोर बनाना स्टार्ट किया, जिसका हमने 2017 में इसको सुचारू रूप से किसानों के लिए चालू कर दिया था। थोड़ा सा कोल्ड स्टोरेज के बारे में बताइए, इसमें कुछ सब्सिडी भी है, कितनी आपकी कॉस्ट आ गई इसके ऊपर? देखो जी, गवर्नमेंट जिस टाइम हमने लगाया तब गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 करोड़ का प्रोजेक्ट मानती थी, जिसमें कोई भी ऑफिस या चार दीवारी, बिजली कनेक्शन, शेड वेड ये नहीं थे। और उसी पे वो 35% सब्सिडी देती थी, लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए। जी जी। लेकिन जनरली ये कॉस्ट 6 करोड़ का प्रोजेक्ट था उस टाइम। आज भी जो नए कोल्ड स्टोरेज लग रहे हैं इसी कैपेसिटी के, अपना कोल्ड स्टोर 5-6 हजार मेट्रिक टन का है, उन पे सब्सिडी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। उन पे अब 1 करोड़ 70-75 लाख कर दी गई है, लेकिन कॉस्ट भी आप मानकर चलो 8 से 9 करोड़ तक पहुंच चुकी है। किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, ऐसी सुविधा ये आपने लोकल में दी है, बहुत आपकी अच्छी वेल पावर है। तो कोल्ड स्टोरेज की थोड़ी सी क्षमता के बारे में बताएं, और कहाँ से आपके यहाँ पर स्टोरेज में आलू के अलावा और भी कोई चीज इसमें जो है रखने के लिए व्यापारी, किसान या अदर स्टेट से या अदर डिस्ट्रिक्ट से, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं। बिल्कुल जी, अपने कोल्ड स्टोर की जो व्यवस्था है वो है 5,000 मैट्रिक टन। जी जी। अगर मैट्रिक टन की बात करें अपने, 50 किलो की बोरी माने आलू की, तो 1 लाख बोरी का अपना ये कोल्ड स्टोरेज है। जी जी। इसमें जो मेजर अगर अपने बात करें कमोडिटीज की, तो वो आलू ही है। कोई भी कोल्ड स्टोरेज अपने जैसे शहरों में जहां पर किराने का इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता, वो बिना आलू के कामयाब नहीं है। 95% कैपेसिटी अपने आलू से ही पूरी होती है। जी उसके जी। बाद में जितने भी अपने व्यापारी भाई हैं हनुमानगढ़ के, जो मसालों का कारोबार करते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, नारियल या अपने छुआरा वगैरह बोल देते हैं इनका, वो भी हमारे पास आते हैं जी, यहाँ पर अपने इस सुविधा का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा जो सब्जी मंडी में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाले फ्रूट्स हैं, वाले। वो भी आते हैं जी। इसके अलावा जितने दूध और दूध के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पनीर है, चाहे वो घी है, या जितने ये शहद वाले फार्मर हैं जो बी कीपिंग का काम करते हैं, वो भी यहाँ पर इस फैसिलिटी का फायदा उठाते हैं। थोड़ा सा ये बताइए किसान भाई, जब स्टोरेज लगाता है तो जो 50 किलो की बोरी, उसका कितना कॉस्ट रहता है आपका चार्ज? हाँ, आलू एक ऐसी कमोडिटी है, फार्मर ने जब इसको अपने पास लगा दिया, वो इसको चाहे तो 10 दिन बाद उठा ले, चाहे इसको वो 7 महीने बाद उठाए, तो इसका मिनिमम किराया अपने कोल्ड स्टोरेज का 120 रुपए पर बोरी है। अब कोल्ड स्टोरेज में आपकी कैपेसिटी आलू की पूरी है या अभी उसमें नहीं, कुछ लगाना अभी चाहिए तो? नहीं, कोल्ड स्टोरेज पूरा है जी, लेकिन जैसे जैसे आलू निकल रहा है जी, तो वैसे वैसे कुछ मसाले या और कमोडिटीज हैं जैसे आपने बाहर देखी, वो उसके अंदर लग रही हैं। नहीं, आपके कोल्ड स्टोरेज को देख के दूसरे किसानों में अवेयरनेस आया है, पक्का सरना के पास भी एक कोल्ड स्टोरेज है जो बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, पक्का सारना भी कोल्ड स्टोरेज हो गया। एक हमारे ही भाई हैं, उन्होंने मानेकसर भी एक नया कोल्ड स्टोरेज लगाया है। क्योंकि किसान भाइयों, जैसे जैसे किसानों का क्रेज बढ़ता है, आलू की फसल है, कभी यहाँ पर कुछ बीघों में होती थी, फिर हेक्टर में, अब 18 से 20 हजार हेक्टर के आसपास किसान भाई इसको बढ़ा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आमदनी का बताइए, आलू के अंदर किसान किस प्रकार प्रॉफिट ले सकते हैं? कई बार बाजार भाव डाउन हो जाते हैं, किसान के मन में ये आता है भी ये बाजार भाव बहुत कम हो गया, तो किस प्रकार बताएंगे? या तो लगातार उगाएं या कुछ वैरायटियों में परिवर्तन करें, ताकि हमारे किसान भाइयों का प्रॉफिट बढ़ सके। देखो जी, आलू की खेती में जो अब तक सबसे बड़ी समस्या आती थी वो यही थी कि जैसे हम सबको पता है कि आलू पेरिशेबल, जल्दी खराब होने वाली चीज है। जब भी आप इसको खेत से निकालोगे, जहां तो इसको बेचो या कोल्ड स्टोरेज में लगाओ। जी जी। जब सारे फार्मर इकट्ठा माल निकालते हैं तो अपने देखते हैं वो डिमांड और सप्लाई वाला रेशो गड़बड़ बैलेंस हो बिगड़ जाता है, जाता है। बैलेंस बिगड़ जाता है। और वो सारे फार्मर अगर बाजार में सामान ले आते हैं अपना, तो उनको वो रेट नहीं मिल पाता उनकी उपज का, जिससे उनका खर्चा पूरा हो। और अगर वो स्टोरेज की तरफ जाते हैं तो प्रति बीघा 30,000 रुपये उनका खर्चा और बढ़ जाता है। अगर एक बीघे में 100 क्विंटल वजन आता है तो उसको स्टोरेज करने का खर्चा 30,000 रुपये तक प्रति बीघा फार्मर को पड़ता है। तो इन समस्याओं की वजह से आलू की खेती को ज्यादा अपने एरिया में पनप नहीं पा रही थी। तो इसके लिए पिछली बार हमने बालाजी, इस्कॉन बालाजी वालों के साथ ट्रायल्स लगवाए अपने एरिया में, लगभग 15 एकड़ या वो 25 बीघों में। फर्म है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट, वो फर्म एक्चुअली में काम करती है फ्रेंच फ्राइज जो आलू से बनते हैं उनको एक्सपोर्ट करने का। एक्सपोर्ट। और अपने इंडिया की सबसे बड़ी वो
कंपनी है जी, जिनकी पर डे की कैपेसिटी 35,000 बैग है जी एक दिन की फ्रेंच फ्राइज बनाने की। तो जो उनकी स्पेसिफिक वैरायटीज आती है संटाना, सेंटाना। जिनके अपने यहाँ पर ट्रायल्स लगे हुए थे, जी जी। उन ट्रायल्स का लगाने का मकसद यही था कि अपने एरिया में वो कामयाब है या नहीं है, उनका वजन कितना आता है, और जो वहां से प्रोड्यूस आती है क्या वो प्रोड्यूस कंपनी वालों के लिए उपयुक्त है, जो उनको डिजायर्स उनका उसमें न्यूट्रिशंस चाहिए। तो वो बड़ा सक्सेस रहा। उसी को देखते हुए इस साल 2023 के 9 अप्रैल को गरनूर पैलेस में अपने एक बढ़िया फार्मर्स मीटिंग हुई थी, जिसमें लगभग हमारे पास इस नए सीजन के लिए 800 एकड़, यानी कि अगर अपने बीघों की बात करें तो 1200 सवा 1200 बीघों तक के फार्मर ने उस नई वैरायटीज में इंटरेस्ट दिखाया है, और उन्होंने वो नई वैरायटी अपने पास बुक करवा दी। पिछली बार जैसे फील्ड में लगा था, प्रोडक्शन वगैरह या क्वालिटी, जैसे आप प्रोटीन या कोई उसकी कंपोजिशन की बात करें, वो पूरा यहाँ हाँ एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे मापदंडों पर उपयुक्त पाया गया। फार्मर के मापदंडों पर इस वजह से उपयुक्त पाया गया क्योंकि अब की बार वाला जो साल गया है, इस साल कोरे ने काफी नुकसान किया, लेकिन वो वैरायटी फिर भी अपने आप को बचा के रखने में कामयाब हुई। कुछ उसकी बिजाई भी लेट हुई थी, किसी कारणवश अपने उनसे थोड़ा लेट मिले, फिर भी फार्मर्स की कंपेयर टू जो दूसरी वैरायटीज लगाता है उनसे यील्ड ज्यादा आई, और इसका भाव फिक्स था 10 रुपए 30 पैसे। आलू की दूसरी वैरायटियों की अपने बात करें तो उसमें अल्टरनेरिया ब्लाइट, लेट ब्लाइट, वायरल डिजीज ये बहुत ज्यादा आती है, इस वैरायटी के बारे में बताएं। नहीं, दिक्कत इन वैरायटीज में भी आती है, लेकिन सीड आईटीसी की तरफ से आने की वजह से सीड G3 या G4 स्टेज के आते हैं, उस वजह से उनकी रोगों के प्रति सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। अब अगर अपने आमदन की बात करें तो इस कंपनी ने क्या किया जी, फार्मर का जो फसल का प्राइस है वो 10 रुपए 30 पैसे प्रति केजी के हिसाब से पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर है। अच्छा, पहले हो गया हाँ, किसानों और से वो फार्मर के खेतों से अनुबंध ही कर माल लिया उठाना उन्होंने, है। अनुबंध हाँ, हो गया। अनुबंध कर लिए और फार्मर के खेतों से वो माल उठाना है, जी जी जी। जिस वजह से फार्मर को अब मार्केट वाले डिमांड और सप्लाई वाले रेशियो से उसको राहत मिलेगी। उसे नए कोल्ड स्टोरेज के खर्चे नहीं लगाने पड़ेंगे, उसका खेतों से सारा माल बिक जाएगा। आपके विचार से जैसे पंजाब में एरिया बढ़ रहा है, वैसे हनुमानगढ़ में भी इसका एरिया बढ़ेगा आलू का? आप देखो ना जी, एक 15 एकड़ से सीधा 800 एकड़ पर आ गए, और अभी भी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं आई। इस साल अगर ये सारा कुछ अपने करते हैं और फार्मर और अपने अनुभव साझा करेंगे, और इसके साथ जब करेंगे तो एक नया प्रैक्टिकल होगा, जिससे आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि अपना हनुमानगढ़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए हब बन जाएगा। क्योंकि ये जो भारतमाला रोड बन रही है, यहाँ से गुजरात चाहे पंजाब और थ्रू आउट इंडिया माल पहुंचाना भी बड़ा इजी हो गया, फिर कंपनियों का भी यहाँ पर एक्सेस बहुत जल्दी हो जाता है। किसान भाइयों बहुत ही प्रगतिशील काश्तकार है, किसान भाइयों को बहुत अच्छे अच्छे विचार देते हैं। तो थोड़ा सा क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताएं। किसान भाई ये जो परंपरागत खेती ज्यादा अपनाते हैं, उनकी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती है, हाई रिस्क रहता है। तो थोड़ा सा एक साल का क्रॉपिंग पैटर्न आप जो अपनाते हो उसमें कौन कौन सी क्रॉप लगाते हो? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने हनुमानगढ़ में दो तरीके के खेत हैं जी। एक तो नाली वाला बेल्ट जिसमें धान लगता है, और एक दूसरा कॉटन वाला जिसमें फार्मर कपास की खेती ज्यादा करता है। जी जी। नाली वाला किसान क्या कर रहा है जी, जैसे आपने देखा होगा कि जमीन का ठेका 50,000 52,000 तक बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, उसमें वो वैरायटीज लगा रहा है। उस महंगे ठेके को कवर करने के लिए पूसा बासमती 1401 या और बासमती की वैरायटी है, जिनमें बीमारी आने का और फसल उत्पादन का खर्चा बहुत ज्यादा है, रिस्क भी बहुत है, और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। 2-3 साल पहले वो फसल ही खाली चली गई थी टेम्परेचर स्ट्रेस के कारण। बिल्कुल, हम फार्मर को बोलते हैं कि आप वो खेती ना करके आप उसमें परमल दान की वैरायटीज लगाओ, जो कम ड्यूरेशन की है, उनका फिक्स बाजार भाव है, खर्चा भी कम है, और बड़ी आसानी से अपने हनुमानगढ़ के एरिया में वो हो रही हैं। और पीआर में तो बीमारियां भी बहुत कम आती हैं, और एक फिक्स इनकम है। दूसरा, उसके बाद में आप ये कॉन्ट्रैक्ट वाला आलू लगाओ। जी जी। इसमें भी आप लोगों के मार्केट के और ये सारे रिस्क कम हो जाते हैं जी। इसके बाद में हमने अब की बार एक मक्की, हाँ, मैंने आपके कई वीडियो देखे थे, मक्के के बारे में आप बहुत अच्छा बता रहे थे, उत्पादन के बारे में सब पूरा शेड्यूल। अपने देसी भाषा में उससे पकामी मक्की या दाने वाली भुट्टे वाली मक्की बोल देते हैं, हमने वो लगवाई। वो जिन फार्मर्स ने उसको कच्ची तोड़ के बाजार में खाने के लिए बेच दी, उन्होंने भी बहुत अच्छी आमदन ली उसमें। जिन फार्मरों ने कंबाइन से कटिंग करवाई, जैसे खेत में आपने लगा दी, कंबाइन ही कटिंग कर देती है उसकी, उन फार्मर के भी आप मानकर चलोगे तो सूखने के बाद 15% मॉइस्चर पे एवरेज यील्ड 22 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल तक आई, जिसका मार्केट भाव 1700 लेकर 1800 रुपए तक इस साल अपने यहाँ पर बिक गया। और अब की बार मौसम भी ऐसा था, जैसे अपने देखेंगे ठंड लंबी चली, बरसातें बहुत आई, हवा की स्पीड बहुत ज्यादा रही पूरे सीजन में, लेकिन फिर भी उस मक्की को कोई नुकसान नहीं हुआ।
किसान भाइयों, परमात्मा सिंह जी ने जो क्रॉपिंग पैटर्न बताया, खरीफ में समय में आप है पीआर धान लगाएं, पीआर के बाद में जैसे ही रबी आए तो आलू लगाएं, और जो हमारा जायद का समय है स्प्रिंग, उसमें आप मक्का लगाएं। तो ये एक क्रॉपिंग पैटर्न है, बहुत अच्छे आप ट्रायल कर रहे हो, बिल्कुल। और इससे इसमें इनकम भी अच्छी हो रही फार्मर है। की भी इनकम है ना जी, तीनों फसलों का अगर उसका घर का खेत है, वो सारी फसल के खर्चे निकालते तो एवरेज उसकी इनकम 80,000 से लेकर 1,20,000 तक की आ गई। किसान भाइयों को थोड़ा सा ये मैसेज बताएं, किसान भाइयों को ऐसे लग रहा है अभी खेती है जो फेल सी होगी है, तो इसमें जो आप क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कैसे मेंटेन करते हो, या फर्टिलाइजर किस तरीके से देते हो, तो थोड़ा सा किसानों को बताएं। बिल्कुल। अगर अपने ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो देखो, आज के टाइम में गोबर की खाद खेत में डालना एक बहुत बड़ा महंगा प्रोजेक्ट हो गया, जिसमें लेबर भी बहुत ज्यादा लगती है और गोबर की अच्छी खाद भी अवेलेबल नहीं होती। तो जो आप फार्मर परमल दान लगाते हैं, उनको परमल दान और अगली फसल के बीच में काफी टाइम मिल जाता है, जिससे वो अपनी खेत वाला जो पुरानी फसल का उसका बचा हुआ अपशिष्ट है, जी जी उसको मल्च करके जमीन में ही दबाएं। जी जी उसके ऊपर वो दोबारा पानी वगैरह रोनी लगाकर अगले आलू की फसल करें। इसी तरीके से आलू की जो बेलें हैं या पत्ते हैं, उनको खेत में दबाया जाए। फिर तो जो दबाना है उसको डीकम्पोज करने के लिए क्या डीकम्पोजर या कुछ यूज करना चाहिए? डीकम्पोजर यूज करो नहीं, लेकिन अपने तो नेचुरली जो पराली खेत में अपने बोल देते हैं, या जो हरी खाद बोल देते हैं, या जो मक्के का बाद वाला भूसा है, ये कुदरती ही देन है कि जैसे आप उसको जमीन में दबाते हो और ऊपर पानी लगाते हो, जी तो जी ये अपने आप ही डीकम्पोज एक हफ्ते डीकम्पोज। में हो जाता है। अलग से इसमें सप्लीमेंट डालने की कोई जरूरत हमें महसूस नहीं हुई। दोबारा जी मैं आपको बताऊंगा, ये तो एक हो गया अपना जो नाली वाले बेल्ट है। जो किसान नरमे की खेती करते हैं, यहाँ पर नाली वाला नहीं है या पानी की कमी मान लो, तो वो किसान थोड़ा सा गुजरात के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आलू की खेती के बाद अगर वो मक्का लगा सकते हैं, बहुत बड़ी है, क्योंकि मक्का भी हालांकि थोड़ा पानी ज्यादा लेता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लेता कि जो धान ले रहा है उसके कंपेयर में। अगर वो मक्का नहीं लगाना चाहते तो जैसे आपने ग्वार का ऑप्शन बताया, मूंग का ऑप्शन बताया, या आजकल जो हाइब्रिड्स बाजरे आ रहे हैं, गुजरात क्या करता है जी, गुजरात के फार्मर्स वो आलू के बाद बाजरे की खेती लेते हैं। बाजरे की खेती सिर्फ 75 दिन की होती है और बहुत बड़ी यील्ड देती है, और गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर बड़ा ध्यान है। उस 75 क्योंकि दिन अब की की बार जो अपना वर्ष है वो मोटे अनाजों का मोटे वर्ष अनाजों का सरकार ने वर्ष घोषित कर रखा है। उस एक बाजरे की फसल 75 दिन में जैसे कंप्लीट हो जाती है, तो वो जून लास्ट में या जुलाई शुरू में दूसरी बाजरे की फसल फिर बीज सकते हैं। यानी कि एक आलू और 2 बाजरे की फसल फार्मर ले सकते हैं। खरीफ समय में किसान भाइयों जैसे फसल पकती है धान की, तो जो हमारा नाड़ी बेल्ट है, राइस बेल्ट है, वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या किसानों की यहाँ रहती है। जो फसल अवशेष है धान का, उसको वो किस तरीके से जमीन के अंदर मिलाएं, किसान भाई इसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताएं भी, क्या कर सकते हैं वो, उसको डीकम्पोज कैसे करें? किसान भाई कहते हैं जमीन उसको तैयार करने में बड़ी दिक्कत आती है, या नहीं, ये कौन सा समस्या इक्विपमेंट्स प्रयोग करें? किसानों की ये समस्या जायज है, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ अपना जो एरिया है वो लगा तो पंजाब के साथ है। यहाँ पर जी जी खेती का पैटर्न तो पंजाब का चलता है, जी जी लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो सारे राजस्थान की चलती हैं। जी जी और राजस्थान में सारे में ये जो खेतों की पराली है और ये जमीन में मिलाने का इतना बड़ा इशू नहीं रहता। तो उसके लिए तो जैसे अपना मल्चर है, मल्चर। मल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्चर के बाद में फार्मर्स प्लाऊ लगा सकते हैं, प्लाऊ लगा के उस पराली को उसके अंदर दबा सकते हैं। और मक्के की अगर अपने बात करें तो मक्के के बाद जो फार्मर धान लगाता है वो उसको सीधा रूटावेटर चलाकर उसी में कद्दू कर सकता है। जी जी जी। ये है जी। थोड़ा सा आज के टाइम में थोड़ा सा खेती के बारे में, आधुनिक चीजों के बारे में थोड़ा सा बताएं किसान भाई, जिससे ज्यादा प्रॉफिट ले सके खेती के अंदर। देखो जी, खेती वही करनी है जो अपने कर रहे हैं, लेकिन ऐसी वैरायटीज नहीं लगानी जिनमें फार्मर्स का रिस्क ज्यादा है या जिनको पैदा करने में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। खेती वो लगानी है जिसकी मार्केट आसानी से हो जाए, बिना रिस्क के वो फसल की प्रोडक्शन हो जाए, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आए। और टेक्नोलॉजी मशीनों की अगर अपने बात करें, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि हर फार्मर इतनी महंगी मशीनरीज नहीं ले सकता, लेकिन आज अपने हनुमानगढ़ में किराए पर ये सारी मशीनें अवेलेबल हैं। कोई फार्मर मल्चिंग करवाना चाहता है वो किराए पर अवेलेबल है, कोई कपास की जो अपने वनस्पतिज बोल देते हैं उनको खत्म करना चाहता है उसके लिए मशीनें अवेलेबल हैं, मक्का काटने की मशीनें अवेलेबल हैं, कद्दू करने के लिए जो इनके स्पेसिफिक पेडल। आपका कहने का भाव है कि किसान थोड़े से विचार रखे तो टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। लमसम 90% किसानों के पास ये साधन है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कोल्ड स्टोरेज भी संभाल रहे हो, दूसरे किसान भाइयों से भी जुड़े हो और किसानों को अच्छी राय भी देते हो, तो थोड़ा सा ये बताएं, ये आप इतना मैनेज किस प्रकार कर पाते हो?
नहीं, मैनेज मैं अकेला नहीं करता जी, हमारी सारी पूरी टीम है, जी, मेरे जी। भाई हैं, पिताजी औरों की सोच होगी, सारे हम मिलके इस चीज को काम को करते हैं। एग्रीकल्चर में आपने क्लिनिक भी जैसे चला रखा है, हाँ जी, बिल्कुल, खेती हमारा बाड़ी। एग्रीकल्चर क्लिनिक भी है जी, हमारा एक एफपीओ भी है जिसका नाम तब्दीली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से है। हमारा यूट्यूब पे सर्वलो एग्रो क्लिनिक नाम से चैनल भी है, फेसबुक पर भी पेज है और इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से पेज है। एफपीओ में थोड़ा सा बताइए, उसमें क्या होता है? एफपीओ ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसमें इलाके के फार्मर्स सेम इंटरेस्ट के इकट्ठे होकर एक एफपीओ बनाते हैं। जी जी। वो ग्रुप में ही फसल की बिजाई करते हैं, उसको काटते हैं और उसको इकट्ठा ही बेचते हैं। हर फार्मर अगर थोड़ी थोड़ी खेती करेगा तो उसके लिए हर मशीनरीज लानी मुश्किल है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडीज देती हैं कि आप ये इकट्ठा होकर इतना कोई 500 700 1000 2000 एकड़ खेती करो। उसमें आप कोई भी फाइल लगाओगे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की लगाओगे तो उसमें 75% तक सब्सिडी है। एफपीओ में एफपीओ में बेचने के लिए जाना है तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का किराया पड़ता है उसमें आपको सब्सिडी है। ये सारी चीजों का उसमें अपने को बेनिफिट मिलता है और किसानों को कोई भी ये जे फॉर्म वाला और ये चक्कर नहीं रहता। जब आप उसके थ्रू, वो एक कंपनी रजिस्टर्ड है 1958 एक्ट के तहत, आप जब भी फार्मर्स को पेमेंट देते हो तो वो पक्के में पेमेंट जाती है। किसान भाई, हमारे जिले की जो मिट्टी है बहुत अच्छी है, पोटेंशियल मिट्टी है, किसानों का जीवन स्तर भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। राजस्थान सरकार जिले की ओर ध्यान दे रही है। एग्रो फूड पार्क यहाँ अपने जिले के अंदर मंजूर हुआ है, तो उसके बारे में, भविष्य के बारे में क्या देखते हो आप? किसानों को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं एग्रो फूड पार्क में? नहीं, बिल्कुल जी, एग्रो फूड पार्क की वजह से आप ये देखो, अगर संतरे की बात करें अपने किन्नों की, तो अपने एरिया जैसे गंगानगर और हबोर बिल्कुल अपने लगते हुए हैं, वहां पर बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ में नहीं हो रहा। नहीं हो। हनुमानगढ़ में ना होने का यही कारण है कि ऐसी कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अपने पास नहीं है। और एग्रीकल्चर कमोडिटीज, चाहे वो फ्रूट्स हैं चाहे वेजिटेबल्स हैं, इनके साथ ये होता है कि ये पेरिशेबल होते हैं। अगर इनको सही समय पर ना संभाला गया तो ये किसी काम के नहीं रहते। प्रति वर्ष 60,000 करोड़ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये प्लान ना होने की वजह से, उनको संभालने के प्रोसेसिंग प्लांट्स ना होने की वजह से आए साल खराब हो रहे हैं। अगर अपने यहाँ पर एग्रो फूड बनता है तो आप ये देखो, अपने यहाँ पर मिर्ची बहुत ज्यादा होती है, प्याज बहुत हो रहा है, लहसुन बहुत हो रहा है, टमाटर बहुत हो रहे हैं, आलू की तो मैं बात बता ही रहा हूँ। वेजिटेबल का एरिया पहले से काफी बड़ा है। तो आजकल आप देखो किसी भी मेट्रो सिटीज में चली चलो तो उसमें पेस्ट का काम चलता है जी। अदरक का पेस्ट मिल जाएगा आपको, ट्यूब्स मिल जाएंगे, लहसुन का मिल जाएगा जी, प्याज का मिल जाएगा जी जी। अगर ऐसी कोई फूड पार्क अपने बनता है और ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आती है, और फिर वो प्रोसेसिंग प्लांट को, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए, उनके लिए वो फार्मर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको उनकी फसल का भाव लगाने से पहले पता होगा, जिसकी वजह से उस हिसाब से खर्चा करके अपनी आमदन बढ़ा सकते हैं। आपका कहने का भावार्थ था, इससे किसान की जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी प्रोसेसिंग यूनिट लगने से, और जो जिले के बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तो धन्यवाद परमात्मा सिंह जी, आपका शुक्रिया। तो किसान भाइयों, ये हमारे प्रगतिशील काश्तकार थे, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी वेल पावर रखते हैं, हर समय किसानों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। थोड़ा सा अपना मोबाइल नंबर बता दें सर। बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर 96 026 96 727 है। इस पे व्हाट्सएप और ये सारी चीजें इसी पर आपको मिल जाएंगी जी, अवेलेबल है। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास कोई अच्छी जानकारी है तो हमें बताएं। राम राम किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है।